Welcome back, dear viewers. We are discussing plus one biology. Today we are going to start unit number 1, that is diversity in the living world. In this unit we have 4 chapters and we'll start with the first chapter, that is the living world. But before starting the first chapter, I would like to discuss some aspects of diversity. First of all, we should understand what is diversity. If we look around, we'll see various types of organism in our surrounding. दैनिक जीवन में हम बहुत सारे जीवों को देखते हैं अपने इर्द गिर्द, बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं। डाइवर्सिटी को हिंदी में विविधता कहते हैं। विविध प्रकार के जीवों का पाया जाना ही विविधता है। मीन्स प्रेजेंस ऑफ डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट्स द डाइवर्सिटी। अब इसमें आगे हम फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज लिविंग बर्ड, इसकी हम यहाँ से शुरुआत करेंगे आज। तो वैसे तो लिविंग बर्ड की जब भी बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही बात आती है कि व्हाट इज लाइफ। वैसे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन लाइफ, बट स्टिल सम ऑथर्स दे हैव ट्राइड टू गिव डेफिनेशन ऑफ लाइफ. So let's see the definition of life. Life is a unique, complex cellular organization of molecules and the cells that shows various type of chemical reactions which leads to availability of energy, growth, development, responsiveness, adaptation and reproduction. तो लाइफ क्या है? एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है, कम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल और सेल्स की, जो कि आपस में कोऑर्डिनेशन करके बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करते हैं, जिससे जो है एनर्जी, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिवनेस, अडेप्टेशन और रिप्रोडक्शन करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसको थोड़ा और समझने के लिए, इन ऑर्डर टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स एक्सिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में थोड़ी सी और जानकारी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम उनको कंपेयर करते हैं नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो पहले हम इसको कंपैरिजन करेंगे, तो उससे थोड़ा सा और आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या अंतर है। The various characteristics of living beings are as follows. First of all living organisms grow. तो जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, that shows growth. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो ग्रो करते हैं। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ का मतलब क्या है? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इसको हम ग्रोथ के बाद कंसीडर करते हैं। A multicellular grows by cell division. Animals show limited growth while plants show unlimited growth. आपने देखा होगा जो plants हैं, they grow indefinitely, they keep on growing throughout their life. In contrast to animals they show growth up to certain period of their life. So unicellular organism also grow by cell division. In majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो आपस में उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स माना जाता है। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ। तो इंक्रीज इन बॉडी मास को भी हम ग्रोथ कंसीडर करते हैं। अब अगर हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की बात करें तो उनको भी दे आल्सो शो ग्रोथ। आपने देखा होगा अपने डेली लाइफ में, देयर आर यू मस्ट हैव सीन माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो। हाउएवर this kind of growth which is exhibited by non-living objects takes place by accumulation of material on their surface. Means जो उनकी growth होती है non-living objects की, वो external है, by the deposition of external matter. In contrast to living organism, जो living organism है उनकी जो growth होती है वो अंदर से होती है, that is from inside. तो जो non-living organism की non-living objects की growth है, that is known as accretion, और जो living organism में growth है that is known as intussusception. तो जो अंदर से होती है growth, the growth which takes place from within, that is known as intussusception. तो अब चूंकि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दे आल्सो शो ग्रोथ, इसलिए जो ग्रोथ है उसको हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मान सकते। सो देयरफॉर ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन likewise is a characteristics of living organism. In multicellular organisms, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. Simply, reproduction क्या है? Phenomenon of producing young ones similar to their parents. तो जो multicellular organism है वो reproduction दर्शाते हैं, प्रजनन
सम ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू फिशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। जैसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनमें ये प्रोसेसेस होते हैं। दूसरे जो हैं कुछ others produce gametes which fuse to form young ones. Means some organism reproduce by asexual means while other reproduce by sexual means. Some organism like planaria reproduce by process of regeneration while some other reproduce by fragmentation. बोलने का मतलब है कि जो different organism है वो different processes के द्वारा reproduction करते हैं. In case of unicellular organism like bacteria, unicellular algae or amoeba, reproduction is synonym with the growth. That is increase in number of cell. तो जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, जैसे वो जब वो डिवाइड करेगा तो वो रिप्रोडक्शन भी मानी जाएगी और साथ में ग्रोथ भी मानी जाएगी, तो वो एक दूसरे के साइनोनिम है। So there are many organisms which do not reproduce also. अब अपने दैनिक जीवन में हम देखते हैं कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं which are sterile, जैसे म्यूल हैं, स्टेराइल वर्कर बीज हैं, जो हनी बीज हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, उनमें एक जो है वो स्टेराइल होती हैं। ऐसे इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स भी होते हैं। सो हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक या डिफाइनिंग फीचर लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं मान सकते। ऑफ कोर्स नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इटसेल्फ। ये अलग बात है कि कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, बट स्टिल हम इसको ऐसा नहीं मानते क्योंकि हमने अभी डिस्कशन की है वैसे। नाउ कमिंग टू द मेटाबॉलिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स एंड दीज केमिकल्स कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हमें मालूम है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो केमिकल से मिलकर बने हैं, और हमारी बॉडी में जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो जब रिएक्शंस होती हैं तो ये केमिकल जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होते रहते हैं। These conversions are called chemical reactions और metabolic reactions. Metabolism का concept हमने पढ़ा है पहले। तो metabolism का means sum total of all the reactions which are taking place inside the body of an organism that constitute metabolism. किसी भी जीवित प्राणी की बॉडी में होने वाली जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको कलेक्टिवली हम बोल देते हैं metabolic reactions या metabolism. There are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organism, be they unicellular or multicellular. चाहे वो unicellular हैं चाहे multicellular हैं ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी बॉडी में बहुत हजारों प्रकार की जो metabolic reactions हैं वो होती रहती हैं। All plants, animals, fungi and microbes exhibit metabolism. The sum total of all the chemical reactions occurring in our body is called metabolism. ये clear है point? No non-living object exhibit metabolism. कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो मेटाबॉलिज्म दर्शाता हो। सो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। यहाँ पर ये समझने जैसी बात है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं आउटसाइड द बॉडी इन ए सेल फ्री सिस्टम, बट लाइफ को नहीं। सो हेंस व्हाइल मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। तो मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइनिंग फीचर मान सकते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, नॉन लिविंग और लिविंग में। जो मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म जो है वो एक डिफाइनिंग फीचर है कि हाँ वाकई ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फीचर है जो कि नॉन लिविंग नहीं दर्शाते। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स। तो जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस करते हैं वो लिविंग थिंग नहीं है, बट श्योरली दे आर लिविंग रिएक्शंस। तो हम उनको लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, लिविंग थिंग्स नहीं बोल सकते। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो एक यहाँ पर और पॉइंट है, जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है बॉडी का वो भी एक डिफाइनिंग फीचर है लाइफ फॉर्म का। मींस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली, नॉट इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। अगला जो पॉइंट है दैट इज कॉन्शियसनेस। द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म is the ability to sense their surroundings or environment and respond to these environmental stimuli which could be physical, chemical और biological. तो कॉन्शियसनेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका एक बहुत ज़्यादा डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। हमारी सराउंडिंग या हमारे इन्वायरमेंट में जो भी घटित होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन जितने भी चेंजेस होती हैं उनको वो ऑब्जर्व करते हैं और उन चेंजेस को वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं। वो जो जितनी भी चेंजेस होती हैं, द चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट, दे आर जनरली रेफर्ड टू एज स्टिमुलाई। तो जो स्टिमुलस होती है दे मे बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। वी सेंस अवर एनवायरनमेंट थ्रू अवर सेंस ऑर्गन्स। भगवान ने हमें सेंस ऑर्गन दिए हुए हैं जिनकी सहायता से हम
जितने भी चेंजेस होती हैं उनको हम सेंस करते हैं। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। जो प्लांट्स होते हैं वो भी एक्सटर्नल फैक्टर के प्रति दे शो रिस्पॉन्स। जैसे आपने देखा होगा फोटोट्रोपिज्म है, हाइड्रोट्रोपिज्म है, जियोट्रोपिज्म है, ये सारी चीजें जो है जी प्लांट्स को, जो 10th में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में थोड़ा सा। All organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues. Photoperiods affect reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. तो photoperiods mean duration of light, ये भी plants और animal दोनों को प्रभावित करती है। All organisms handle chemicals entering their bodies. All organisms therefore are aware of their surrounding. तो जितने भी living organisms होते हैं वो अपने surrounding के प्रति aware होते हैं। Human being is the only organism who is aware of himself. Human एकमात्र ऐसा जीव है, जैसा ऑर्गेनिज्म है जो जिसको अपनी होश भी होती है, अपने बारे में भी अवेयर होता है, मीन्स सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, और किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसी नहीं पाई जाती, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं पाई जाती। सो कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कॉन्शियसनेस जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो है वो कॉन्शियसनेस नहीं दर्शाता है। कॉन्शियसनेस हाउएवर कैन नॉट डिस्टिंग्विश ए लिविंग बीइंग फ्रॉम नॉन लिविंग। यहाँ पर एक बात समझें, जैसे जो कॉन्शियसनेस है इसके आधार पर हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। जैसे कोई पर्सन जो है कोमा में है, अ पर्सन इन कोमा फेल्स टू रिस्पॉन्ड टू एनी स्टिमुलस, वो किसी भी स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। इवन देन द पर्सन कैन नॉट बी कॉल्ड एज डेड और नॉन लिविंग, तब भी हम उसको नॉन लिविंग या डेड नहीं कहते। अब यहाँ पर दो शब्द हैं, डेड और नॉन लिविंग, ये आप लोगों ने बात थोड़ी ध्यान से समझनी है। नॉन लिविंग और डेड में क्या डिफरेंस होता है। नॉन लिविंग का मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें कभी भी लाइफ नहीं थी। डेड शब्द हम उस वक्त यूज करते हैं कि ऑर्गेनिज्म विच वर हैविंग लाइफ एट सर्टेन पॉइंट ऑफ देयर टाइम, उनके जीवन काल में कभी ना कभी वो लिविंग थे, उसके बाद वो डेड बने। तो डेड शब्द उसके लिए यूज किया जाता है जो पहले कभी जीवित था, और नॉन लिविंग जो है, नॉन लिविंग उसके लिए यूज करते हैं जिसमें कभी भी लाइफ नहीं थी। तो डेड और नॉन लिविंग में क्लियर होना चाहिए आंसर डिफरेंस। नेक्स्ट इज मूवमेंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो मूवमेंट। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो मूवमेंट शो करते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी शो करते हैं मूवमेंट। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे सपोज पेन है, पेन भी मूव करता है, कभी वो आपके बैग में होता है, कभी आपके हाथ में होता है, कभी टेबल के ऊपर। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो पेन है वो अपने आप मूव नहीं कर सकता। So non-living objects also show movement, but they cannot move at their own. They can move only with the help of external force. ये डिफरेंस है मूवमेंट ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग। दोनों शो करते हैं, लेकिन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन मूव एट देयर ओन, बट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट मूव एट देयर ओन। तो apart from this, living organisms also show other features like individuality, definite shape and size, organization, presence of protoplasm, genetic material, adaptations, variations, struggle for existence, homeostasis, etc. तो अभी हमने जितने फीचर डिस्कस किए उनके अलावा ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अभी हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको इसका नॉलेज भी बढ़ता जाएगा, तो आपको अपने आप ही क्लियर होता जाएगा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो करते हैं। Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम ये कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इवॉल्विंग है, वो हर वक्त इवॉल्व हो रहे हैं, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग है, अपने आप सेल्फ रेगुलेटेड है, वो होमियोस्टेसिस शो करते हैं, इंटरेक्टिव सिस्टम है, which are capable of responding to external stimuli. Biology is the story of life on earth. So biology is the story of evolution of living organism on earth. तो जितनी भी लाइफ है अर्थ के ऊपर उसकी जो स्टडी है that comes under biology. तो biology is the story of evolution of living organism on earth. So all living organisms, present, past and future, are linked to one another by the sharing of the common genetic material, but to varying degrees. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो पास्ट के हैं, चाहे प्रेजेंट के हैं, चाहे फ्यूचर के हैं, वो एक दूसरे से लिंक्ड है थ्रू कॉमन जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इस जेनेटिक मटेरियल की जो डिग्री है वो अलग अलग हो सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।